हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हरी कंपटीशन एकेडमी में। आज का ये वीडियो लेक्चर हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछे गए प्रश्नों का एक विश्लेषण है। इससे पहले 2014 का पेपर विश्लेषण हम लोग देख चुके हैं, वहां पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और 2016 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ये उनका विश्लेषण है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि सिलेबस आप सबको पता ही है, ठीक उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पर हम लोग ठीक है डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। जैसे यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रहा औसत पर आधारित आयु से। ठीक है, पहले तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आप क्लियर रखिएगा। ये आयु संबंधित प्रश्न होते हैं जो औसत चैप्टर से दिए जाते हैं। ठीक है, तो औसत से दिए गए हैं और औसत मतलब हम लोग क्या जानते हैं, तो आप लिख सकते हो आंकड़ों का योग और अपॉन में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इसी को लिखते हैं सम अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक, और यहां पे यदि हम लोग देखें तो एक तरफ हम लोग दो दो व्यक्तियों का समूह देख पा रहे हैं, पेयर देख पा रहे हैं। पहले ए और बी का दिया गया, देखो क्वेश्चन में आपके पास औसत दिए गए हैं, ए और बी की औसत आयु कितनी है 20। यदि औसत को मैं लिखना चाहूं तो ये कुल आयु हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। फिर बी और सी के बारे में बोला गया, देखो इसमें लिखा हो यदि सी ए का स्थान ले लेता है तो सी ए का स्थान ले लेगा, मतलब बी वहां पे पहले ही शामिल था और ये क्या हो जाएगा सी। इनकी औसत आयु 29 वर्ष हो जाती है, तो औसत आयु 19 वर्ष है। ठीक है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 19 दूनी 38, ये सेकंड इक्वेशन है। वहीं यदि तीसरे की बात करें तो फिर से देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि सी बी का स्थान लेता है तो सी बी का स्थान लेगा तो ए और सी का पेयर मिलेगा और इनकी औसत आयु 21 वर्ष, तो कुल आयु 42 वर्ष। अब देखिए ये तीन इक्वेशन आपको मिलता है। यदि आप इन तीनों इक्वेशनों को जोड़ते हो तो एक तरफ 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी मिलते हैं, इसीलिए 2abc। और यहां जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 120, इसीलिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 60। याद रखिएगा। ठीक है, ये उन तीनों की कुल आयु है। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि उन तीनों की कुल आयु जो होगी वो 60 वर्ष के बराबर होगी। अब इसके पश्चात जैसे आप देखेंगे तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, जैसे बताए जाते हैं कि जब दो दो का समूह दिया जाए, ठीक है, और आपको कुल आयु निकालने बोला जाए, क्या निकालने बोला जाए, तो कुल आयु, तो आप उनके औसत आयुओं को आपस में जोड़ दो। ठीक है, तो 20, 21 और 19 दिया है, आप यहां से भी क्या निकाल सकते हैं 60। ठीक है, और फिर हम लोग यदि सॉल्व करें तो यही इक्वेशन हम लोग को इससे भी मिलता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यदि ए की आयु आपको निकालनी है तो ए की आयु निकालनी है तो बी और सी को आप रख करके, ठीक है, 60 से माइनस कर दो, लिख सकते हैं। यहां पे यदि बी और सी की मैं बात करूं तो बी और सी की आयु कितनी दी गई 38, और उसी 38 को मैं इस तरफ लिखूंगा तो ये हो जाएगा कितना 60, और ए की आयु यदि मैं इसको पक्षांतर करता हूं तो 60 से 38 घटेगा, आप लिख सकते हैं 22। देखो इसमें कहां कहां पे 22 दिया गया है, तो केवल बी ऑप्शन है जिसमें ए की वैल्यू जो है वो 22 है। यदि आप बी का निकालना चाहते हैं तो बी के साथ में ए और सी का रख दीजिए, तो ए और सी का कितना है 42 है, तो आप इसको 42 लिखोगे और इधर 60 हो जाएगा। तो बी बराबर यदि हम लोग लिखें तो 18 हो जाएगा, बी की आयु 18 है, देखिए बी की आयु 18 मिल गया। सिमिलर सी की बात करेंगे तो सी के लिए ए और बी को रख लेते हैं जो कि 40 है और बराबर 60 है, तो यहां से आप सी की वैल्यू लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 20, तो यहां भी 20 है, आंसर आपका होगा बी। ठीक है, पहले से जो मार्क किए गए हैं, ठीक, आप देखो कुछ क्वेश्चनों में ठीक है वो सही है और कुछ क्वेश्चनों में वो गलत है। ठीक है, आगे एक आपको ठीक क्या होगा ये आकृति, तो पहले आप जैसे क्लियर करके रखिए, ये एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, कैसे चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं, कौन कौन सा, ए बी बी सी लिख सकते हैं, या फिर ए बी लिख लीजिएगा, बी डी डी सी और सी ए, और 4 भुजा मतलब ये क्वेश्चन होगा चतुर्भुज का क्वाड्रिलेटरल का। जैसे इसी से रिलेटेड आप कुछ थ्योरम देखते हो, जैसे जब ये ट्राइंगल में होता है तो कुछ ऐसा आप लोग पढ़ते हो, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग इनसे रिलेट कर देते हैं। ठीक है, ये सपोज ए बी सी और ओ होता है, तो बी ओ सी बराबर आप पढ़े रहते हो यहाँ पे, ठीक है, क्या, तो यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री। ठीक, इसको ऐसे लिखिएगा, पहले 90 डिग्री को लिख लेते हैं और प्लस क्या होता है जी, तो कोण a/2, ये ऐसा लिखा जाता है। तो एक थ्योरम ट्राइंगल से मिलता है, एक थ्योरम क्लियर रखना, आपको एक सर्कल से मिलता है, और जब सर्कल के लिए लिखते हैं तो किसी चाप द्वारा, जैसे ए बी क्या है, यहाँ पे चाप है, आर्क है, इनके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तो केंद्र पर बनाया गया कोण है। ठीक है, सपोज इसको हम लोग लिख रहे हैं जो भी सेंटर ओ है, अब शेष परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है, तो जैसे शेष परिधि पर थीटा बनाया तो ये कोण होता है 2 थीटा। तो क्लियर रखिएगा, दोनों जो डायग्राम आप देख रहे हो ये इससे अलग है। यहाँ पे बात ये होती है कि इन चारों कोणों का योग, कौन कौन से चारों कोणों का योग, ध्यान रखिएगा, तो ये जो 4 कोण है इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा, क्योंकि आप चतुर्भुज में पढ़ते हो कि अंतः कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यदि हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, क्लियर रखिएगा, यदि इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यदि चारों कोणों को जोड़ें, ठीक, आप लिख सकते हो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी इक्वल्स टू 360 डिग्री।
देखिए आपको इनमें से ए की वैल्यू पता है 54, बी की वैल्यू पता है 43, सी की वैल्यू पता है 38, ठीक है 38, और डी की वैल्यू नहीं पता। तो आप सपोज इसको थीटा लिखोगे, थीटा लिख दो, और ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब यदि मान लो मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो थीटा इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 360 डिग्री, और माइनस इन तीनों का जो भी योग होगा सम होगा, तो आप तीनों को ऐड करोगे 135 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब जैसे इसकी वैल्यू आपको ये मिल गया कि 135 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थीटा की वैल्यू कितनी है, तो 360 डिग्री माइनस कितना 135। अभी को हम लोग को इस थीटा को नहीं पूछा है, किसको पूछा है, एक्स को, और ये दोनों क्लियर रखना एक संपूर्ण कोण की बात करते हैं। तो एक्स की वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, दूसरे कोण को हम लोग वहां से माइनस कर देंगे। अब जब थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, देखिए क्या क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू रख देते हैं 360 डिग्री माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 135 डिग्री। देखो यहां से ये दोनों कैंसिल, और आपको क्या मिल जाएगा 135 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा सी। दूसरा चीज, यदि आप यहाँ पे इस कोण की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है कि ये शेष तीनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो x के लिए हम लोग लिख सकते हैं 54 प्लस 43 प्लस 38, यहां से आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो तीनों अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा, इस बाह्य कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है, यहां से आप ये ले सकते हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन दिए गए थे, जैसे एक क्वेश्चन आपको क्षेत्रफल से दिया गया, आपके पास एक चतुर्भुजाकार आकृति है और यहां से कुछ भाग जो है वो काट के अलग कर दिया गया। यदि मैं इन दोनों को मिला देता हूं, ठीक है, क्लियर रखिएगा, इसको मैं मिला दूं तो ये जो आकृति बनेगी ये एक आयत की आकृति बनेगी, और ऐसी आयत की आकृति जिसका जो क्षेत्रफल होगा वो आप लिख सकते हो 35 इंटू 28 होगा, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। अब दूसरा चीज ये कि ये 35 इंटू 8 जब होगा तो यहाँ पे जो शेडेड एरिया है उसका निकालने के लिए हम लोग को इन दोनों अर्धवृत्तों का निकालना पड़ेगा। दोनों अर्धवृत्तों का मान जो होगा आपस में समान होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप लिखोगे तो इसका व्यास जो होगा 28 है, तो त्रिज्या आपको मिल जाएगा 14, लिख सकते हैं। अब ये जब 14 होगा, ठीक, तो ये एक अर्धवृत्त है, इसका भी यदि आप रेडियस लोगे तो ये भी 14 होगा, ये भी एक अर्धवृत्त है। तो दो अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त का निर्माण करेंगे, और एक वृत्त का हम लोग सीधा लिख लेते हैं कि जब रेडियस इक्वल्स टू 14, तो वृत्त के लिए जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक, क्लियर करके रखिएगा 616, ठीक है, सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर का जो इक्वेशन है हम लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो जब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो 38 पंचे हो जाएगा हम लोग का 140, और 140 का हम लोग 0 लिख दिए, ठीक है, आप इसको लिख दिए 14, और 38 तिया यदि हम लोग लिखें, सॉरी 28 तिया हम लोग यदि लिखें तो 28 तिया हम लोग को मिल जाएगा 84, मतलब ये मिल जाएगा 8, और ये कितना 9, तो 980 में यदि 616 हम लोग माइनस करते हैं तो देखिए 4, यहाँ पे 7 पर एक 6, और ये कितना हो जाएगा 3, 364, आप लिख सकते हो 364। यदि सिस्टमेटिक लिखना है तो आप लिख लेना पहले आयत का क्षेत्रफल माइनस 2 इंटू, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। 2 इंटू क्यों किए, क्योंकि हमारे पास दो अर्धवृत्त थे, ठीक। आयत के लिए आप लिखोगे 35 गुणित 28, जबकि अर्धवृत्त के लिए आप क्या लिखोगे 2 इंटू पाई, आर के जगह में 14 का स्क्वायर और बटे में क्या रहेगा 2, ठीक है, अर्धवृत्त है तो। और इसको आप इक्वेट करोगे, इसकी वैल्यू आपको मिल रही थी 980, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक, और उसके बाद जब आप इसको इक्वेट करोगे ये मिल जाएगा 616, आंसर आपका हो जाएगा 364, तो ये फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे आप देखेंगे तो ए और बी के आय और व्यय से रिलेटेड पूछे गए। आय का अनुपात 3 और 2 है, यदि आप बेसिक लिखते हो तो दोनों की आय को पहले लिख दो, आय ए का क्या हो जाएगा 3x, और बी का यदि हम लोग आय लिखें तो क्या लिख सकते हो 2x। अब उसके बाद देखो उनके खर्च को दिया गया है, तो खर्च की यदि बात की जाए तो 5y और ये 3y, आप बी का भी लिख सकते हो। देखो दोनों की बचत आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 200, और इसके लिए भी बचत कितना है तो आप लिख सकते हो 200, इन दोनों से इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक। बचत बराबर लिखते हो आय माइनस खर्च, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपको पहला इक्वेशन मिलेगा ए के लिए 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 200, और इसके लिए मिल जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 200। अब इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको आय पूछा है तो आप y को कैंसिल करो, तो इसके लिए y को कैंसिल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसमें ध्यान दीजिएगा, 5 और 3 को समान करते हैं, तो ऊपर में 3 का गुणा कर देते हैं और नीचे में 5 का गुणा। अब देखो इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे 3 तिया 9x, 3 पंचे 15y, और इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 600, नीचे 10x माइनस 15y, और 5 दूनी आप लिख सकते हो 10, ये ऐसा हो गया, ठीक है। इसी को इक्वेट यदि हम लोग करते हैं तो देखिए इन दोनों को हम लोग माइनस कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, इधर माइनस x और इधर माइनस 400, तो x की वैल्यू कितनी आ गई
आप लिख सकते हो 400। तो यहीं से आप बता सकते हो ए की आय, तो ए की आय जो थी वो 3x थी, इसीलिए 3 इंटू 400 और आंसर आपका होगा 1200। आप लिख सकते हो आंसर कितना है 1200, कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से होगा। आगे जैसे आप लोग देखोगे तो इसी को शॉर्ट वे में बनाते हैं, एक रेशियो के टर्म्स में इनको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों के आय का अनुपात 3:2 है। पूछा किसको है, देखिए ए को, तो यहाँ पे किस रेशियो को आप कंसीडर कर लो, 3 को। और जब 3 रेशियो है मतलब वो 3 से डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पे 800 नहीं होता, 1000 नहीं होता, अब बचे 1500 और 1200। तो पहले हम लोग 1500 की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान रखना, यदि 3 जो होगा वो 1500 के बराबर है तो आप कंपेयर कर सकते हो 2 के लिए कि 2 किसके बराबर होगा, तो आप लिख सकते हो 1000 के बराबर होगा। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों 200 रुपए बचत करते हैं, तो 200 रुपए बचत करते होंगे तो खर्च कितना करते हैं। यदि हम लोग ए की बात करें तो ए कितना करेगा, 1500 में से 200 बचत कर लिया, तो खर्च हो गया इसका 1300 और इसका खर्च हो गया 800। और जब इन दोनों का रेशियो आप निकालोगे तो ये 13:8 आ रहा है, जबकि हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना चाहिए, 5 और 3, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। अब 1200 बचेगा, 1200 को आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, सेम यही पैटर्न। ठीक है, आप पहले 1200 को जब रिलेट करोगे तो 1200 जब 3 अनुपात के बराबर होगा तो 2 अनुपात किसके बराबर होगा, तो 4 3 1200 और 4 दूनी कितना 800। ये 200 बचाएगा तो यहाँ पे खर्च कितना करेगा 1000, और ये 200 बचाएगा तो यहाँ पे खर्च कितना करेगा 600। और इन दोनों को आप इक्वेट करोगे आपको मिल जाएगा 5:3। क्वेश्चन में भी 5:3, आंसर आपका 1200। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन एक आपको ट्रेन से रिलेटेड दिया गया, ये आपका चाल समय दूरी से संबंधित प्रश्न है, जिसमें आप देख पा रहे हो एक ट्रेन है किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरी करती है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा होती तो उस ट्रेन को यात्रा को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लेती, ट्रेन की प्रारंभिक गति। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप दूरी को रिलेट करो, दूरी जो होगा दोनों ही दशा में समान है, ठीक है, क्योंकि एक ही दूरी को तय कर रहे हैं। पहले इसकी कोई चाल रही होगी तो चाल को आप क्या लिख लिए, x रही होगी। ठीक, कितने घंटे में पूरा कर रहे हैं, 8 घंटे में। आप देखो दूरी बराबर जानते हो, क्या लिखते हैं, तो चाल गुणित क्या होता है, समय। ठीक है, ये आपका होता है दूरी बराबर चाल गुणित समय। यदि x चाल होगा तो समय 8 घंटे लगते हैं, और यदि इसी चाल को बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 6 घंटे 40 मिनट। अब देखो 6 घंटे 40 मिनट को आप लिखना जानते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6, ऊपर रहेगा 40 नीचे 60, तो आप इसको लिख सकते हो 2/3। इसको इक्वेट करेंगे, इधर हमारा 8x रहेगा और इस तरफ आपको क्या मिल जाएगा, देखो तो यहाँ पे जैसे आप लोग लिखोगे तो ये आपको मिल जाएगा x + 5, और इसको इक्वेट करें तो 6 × 18, 18 और 2 कितना 20/3। ठीक है, इसको इक्वेट कर लो तो 3 × 8 24x और बराबर 20x प्लस कितना 100। आप इस 20 को इधर पक्षांतर कर दो, 4x बराबर 100, तो x बराबर मिल जाएगा 25। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ध्यान देंगे, ठीक, काफी आसान क्वेश्चन होते हैं। अगला देखो चित्र में c का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो पहले तो c का जो आकार है वो कौन सा आकार है, वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, यदि रेडियस इसका r है तो इसका क्षेत्रफल जो होगा आप लिख सकते हो पाई r²। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। अब रेडियस r होगा तो देखिए यहीं से आप क्या बता सकते हो कि इस वर्ग का जो PQRS है ये एक वर्ग होगा, उसकी भुजा जो होगी वो 2r के बराबर होगी, लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में हम लोग को ये पाई r² दिया गया है, तो लिख लेते हैं पाई r² = 9 पाई। यहां से पाई कैंसिल और r की वैल्यू हम लोग को मिल गया 3। अब देखो r की वैल्यू 3 है तो वर्ग की भुजा आप लिख सकते हो, वर्ग की भुजा 2r, और यही आपको मिल जाएगा 6। इसीलिए क्षेत्रफल बराबर जब हम लोग लिखेंगे तो 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जो कि कितना होता है 36। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगला था, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग जब क्लास में इनकी स्टडी करते हैं तो एक आयत, ठीक, स्थिर चित्र होता है, ऐसा लिखते हैं इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके जो विकर्ण होते हैं ना, ये विकर्ण क्लियर रखना, समान भी होते हैं और साथ ही एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, समान और समान भागों में विभाजित, इसी को बोलते हैं समद्विभाजित। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। देखिए प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। यदि आप हिंदी को बस पढ़े रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज बोलने से वो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश में आप देखोगे तो ये रोम्बस लिखा हुआ है, और रोम्बस जो है ये सम चतुर्भुज होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सम चतुर्भुज बिल्कुल एक पैरेललोग्राम का क्या होता है, पार्ट होता है। इसमें आप 3 भाग पढ़ते हो, आयत, वर्ग और सम चतुर्भुज। तो ये जो स्टेटमेंट है क्लियर रखना बिल्कुल सही है। ठीक है, बस यहां पे समलंब के जगह आपको इंग्लिश में क्या दिया गया था, तो सम चतुर्भुज। ठीक है, फिर लिखा
एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं एक वर्ग कहलाता है, ये भी सही है। देखो एक समलंब के विकर्ण समान होते हैं, फिर यहाँ पे आप देखोगे रोम्बस लिखा है, सम लिखा है, ठीक है। तो क्लियर रखना, ना ही समलंब के विकर्ण समान होते हैं और ना ही सम चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। विकर्ण समान किसके किसके होते हैं, तो एक तो वर्ग और दूसरा होता है आयत, बाकी कहीं भी आपको विकर्ण आपस में समान नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगला देखो कौन सा कथन सत्य होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा। इसका आंसर आपका होना चाहिए कौन कौन सा, तो पहला, दूसरा तथा तीसरा सत्य है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, खास करके इंग्लिश ट्रांसलेशन एक बार बिल्कुल पढ़ के देखना है, ठीक है। चलो देखो इसमें अगले क्वेश्चन जो थे, एक आयताकार टुकड़े के कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 और 15 है, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है, इस तरह बनने वाले बेलन का, तो ये आयतन का क्वेश्चन हो गया। पहले तो इस क्वेश्चन को आप समझो कि एक आपके पास आयताकार कागज है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, और इसकी जो ठीक है लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग फोल्ड करने जा रहे हैं, तो जब फोल्ड करेंगे तो ये दो प्रकार से फोल्ड होता है ना, एक तो आपको इस प्रकार से फोल्ड मिलेगा इस तरफ, और एक लंबाई के अकॉर्डिंग, तो अभी लंबाई के अकॉर्डिंग बोला, ठीक है। ये 22 जो है वो मुड़कर ये सर्कल जो आप देख पा रहे हो जो कि आपको एक बेलन में दिखाई देता है, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी 22 को हमने फोल्ड किया है, तो ये जो बाहरी लेयर आप देख रहे हो, इस लेयर की वैल्यू ही हो जाती है कितनी 22, और इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि, ठीक, जो कि बराबर होता है किसके, 2 पाई आर के। अब देखो 2 पाई आर आपको पता है, ठीक, 2 पाई आर क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो इसकी वैल्यू है 22, आर की वैल्यू आप लिखोगे तो ये 22 हो जाएगा, इनटू देखो 2 पाई नीचे आ जाएगा तो 2 लिख लिए, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, 7 ऊपर चले गया, तो यहां से 22 और 22 कैंसिल, आर की वैल्यू हम लोग को मिल गया 7/2, ठीक है। एक बार आप सॉल्व करके देखेंगे इसको, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब देखो हाइट की मैं बात करूं तो हाइट यहाँ पे परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है, जितना पहले से यहाँ पे कितना था 15, वही इसकी हाइट रहेगी। अब हम लोग बेलन का आयतन जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। आप इसको सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू फिर से 22/7, आर स्क्वायर तो 2 बार 7/2 और 7/2 मिलेगा, ठीक, और एच की वैल्यू 15 है, तो यहां से देखो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 और कितना 11 कैंसिल, आपके पास आ गया तो 11, 7, 15 और बटे में कितना 2। इसको सॉल्व आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 577 सही 1/2, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक जार है, जार में लाल सफेद और नीले रैपर वाली टॉफी रखे थे, तो जो जो था आप उसको लिख लो। देखो लाल को हम लोग रेड से लिख ले रहे हैं, सफेद को हम लोग व्हाइट से लिख ले रहे हैं और नीले को हम लोग ब्लू से लिख ले रहे हैं, कर सकते हैं। अब इनमें एक रिलेशन दिया गया कि ये जो लाल रैपर है वो सफेद रैपर की 4/5 है, मतलब R इक्वल्स टू 4W/5, तो R/W इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 4/5, ये पहला चीज हो गया, ठीक है, दोनों का रेशियो मिल गया हम लोग को। अब इसी के बाद देखो फिर लिखा सफेद रैपर, मतलब यहाँ पे W की बात की गई, नीले रैपर की 3/4 है, तो जब इसको आप लिखोगे नीले रैपर मतलब जो ब्लू रैपर्स हैं, बाई क्या हो गया 4, इसको आप इक्वेट करोगे तो ये W/B इक्वल्स टू 3/4। देखो आपके पास ये दोनों रेशियोस मिल गए हैं, इन दोनों से आप सम्मिलित अनुपात बता सकते हैं, तो क्या क्या होगा, इसके लिए जैसे हम लोग लिखते हैं R रेशियो W और रेशियो क्या हो जाएगा B, तो जब इसको आप लिखते हो कैसे लिखते हैं जी, 4 और 5 और नीचे में 3 और 4। अब देखो ये रेशियो जहां पे खत्म हुआ आप वहां पे 5 लिख दो, ठीक है, और जहां से शुरू हुआ वहां पे आप 3, मतलब इसी अंक को फिर से यहां लिखे और इस अंक को यहां। अब इनको इक्वेट कर दो तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, ये ऐसा हो जाएगा। मतलब इन्हीं रैपर्स का अनुपात 12, 15 और 20 है। टोटल पार्ट हम लोग देखें तो यहाँ पे 12, 15, 25, 25 और 20, ठीक है 45, सॉरी 12, 15, 27 और 27 और 20 47, तो 470 को हम लोग 47 भागों में विभक्त कर रहे हैं, तो एक भाग जो होगा, ठीक है, वो कितने का रहेगा 10 का। देखो आपसे क्या पूछा है, नीले रैपर, तो नीला लास्ट में इसलिए 20 रैपर की बात हो रही है, और 20 रैपर में यदि हम लोग निकालें तो 20 धाम क्या हो जाएगा 200, आप आंसर लिख सकते हो कितना 200, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी को सिंप्लीफिकेशन से भी सॉल्व करते हैं कि आप R की वैल्यू पुट कर दो और यहां से W की वैल्यू पुट कर दो, दोनों को किसी एक के टर्म्स में लेके आइए और उनको इक्वेट कीजिए, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन जो था, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, तो पहले से जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं आप उनके लिए प्रिपेयर रहो, ये 5 लगातार संख्या है, क्रमागत संख्या या कंसेक्यूटिव नंबर्स या सीरियल नंबर्स आप करके इनको रिलेट करते हो। देखो इसका औसत 16, औसत मतलब जब लगातार संख्या है तो बीच की संख्या होती है, तो 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 16 से पहले 15 और 15 से पहले 14, ध्यान रहे यही वो 5 लगातार संख्याएं होंगी जिनका औसत 16 होगा। अब पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो बड़ी संख्या कौन सी है 18, औसत के 2 पीछे ले लिए और 2 आगे, कुल 5 हो गए, इसलिए आंसर आपका 18 है, ठीक। अगला आप देखोगे वह न्यूनतम संख्या जिसको कि 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। पूर्ण वर्ग मतलब जैसे आप इसको लिखते हो परफेक्ट स्क्वायर, 2 समान संख्याओं का गुणनफल। देखिए 1018 में यदि मैं 5 जोड़ता हूं
तो 1023 आएगा। 1018 में यदि मैं 6 जोड़ता हूं तो 1024 आएगा। 1018 में यदि मैं 4 जोड़ता हूं तो 1000, ठीक है, 22 आएगा। और 1018 में यदि मैं 7 जोड़ता हूं तो 1025 आएगा। ठीक, यहां पे पहली बात तो जब हम लोग वर्ग संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं तो क्लियर रखिएगा, जो वर्ग संख्याएं होती हैं उनके अंत में कभी भी 3 और 2 प्राप्त नहीं होते हैं, तो ये वर्ग संख्याएं तो होंगी नहीं। अब बचा 1024 और कौन सा 1025। आप चाहो तो यहां से इनका जो भी गुणनखंड विधि या भाग विधि से आप इनका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 6, क्योंकि 1024 एक वर्ग संख्या होता है 32 का, 32 का। रही बात इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए जो विधियां होती हैं, ठीक है, आप भाग विधि का यूज कर सकते हो, लेकिन भाग विधि के साथ इश्यू ये होगा कि आप केवल इस पूर्ण वर्ग संख्या को भाग विधि से सॉल्व कर सकते हो, ना कि 1018 को। ठीक है, तो जब वहां पे आप भाग विधि से सॉल्व करोगे तो आप लगभग उस वैल्यूज तक पहुंच सकते हो। जैसे आप इनको सॉल्व करोगे 1018 को, तो आप पहले 1018 लोगे, ठीक है, एक पेयर बना लेते हैं, तो एक पेयर इसका और एक पेयर इसका। अब भाग विधि यूज करना शुरू कर देते हैं। ये 3 हो गया, तो 3 तिया आप लिख सकते हो 9। देखो यहाँ पे बचा 1, उसी 3 को यहाँ लिख लेते हैं, ये दोनों जुड़ेगा, ये 1 लिखा जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अब कोई ऐसी संख्या देखते हैं, ठीक, जिसको उसी से गुना करने पर, ठीक, अंतिम अंक आपको 8 मिले, तो 8 कभी भी वर्ग संख्या में प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए लमसम वैल्यू लेते हैं, यदि 2 लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और 61 1 सा 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे ये 7 और ये कितना 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपको लगभग पता चल गया कि 31 के स्क्वायर के पास की संख्या है, तो इसीलिए 31 के स्क्वायर के पास की संख्या है, तो यहाँ पे 32 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे बड़ी यही संख्या होगी। और ये संख्या जो होगी आप लिख सकते हो कि इसकी जो स्क्वायर होता है, ठीक है, 32 का, वो 1024 होता है। और 1024 से यदि हम लोग 18 घटा देते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि 1018 में क्या जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए आंसर आपका 6। तो जैसे भी आप हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप बेसिक मेथड भी यूज कर सकते हैं। अगला देखो, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं हम लोग को पहले जिससे कंपेयर किया जाता है उसको कंसिडर कर लेना चाहिए। तो ये कितना होगा 100। अब यदि x की मैं बात करूं तो इसको कंपेयर किया जा रहा है, देखो उससे 25% अधिक है, तो आप इसको लिखोगे कितना 125। ठीक है, क्वेश्चन में भी आप क्या बोला, y x से कितना परसेंट कम है। तो पहले तो देखिए, जब आप प्रतिशत कमी निकालोगे, कितनी कमी है 25 की, किससे कमी है, तो 125 या प्रारंभिक मान आप लिखते हो इनटू 100, 25 से 5 बार और 5 से कितनी बार 20, आप आंसर लिख सकते हो कितना 20%। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको, ठीक है, याद रहने चाहिए, इसको इतनी बार पूछा गया व्यापम में, ठीक है, कि उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक, तो थोड़ा सा क्लियर करके रखिएगा इसको। एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण, देखिए पहली बात तो त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, ठीक है, ये एक्चुअल में आपका क्या है, कर्ण है, ठीक, जो हाइपोटेनस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है ना, विकर्ण मतलब डायगोनल होता है और कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनस, ठीक, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। ठीक है, तो जब इसको आप लिखोगे आप बना सकते हो, एक आपके पास समकोण त्रिभुज है, सपोज इसको हम लोगों ने आधार मान लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण, आप इसको लिख सकते हो a b और क्या लिख सकते हो c। देखो इन्हीं दोनों का रेशियो यदि आधार देखें 4 है और कर्ण देखें 5 है, ठीक, आपको परिमाप बोला गया 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, यदि आप इसको 3 और 4 और 5 के टर्म्स में देख रहे हो, तो यदि आप ट्रिपलेट्स देखते हो ये आपको 3 मिल जाएगा। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय आप यूज कर सकते हैं, बस इतना क्लियर रखना रेशियो में है, इसीलिए इसको 5 ना लिख करके 5x लिखेंगे, इसको 4 ना लिख करके 4x लिखेंगे और इसको 3 ना लिख करके 3x लिखेंगे। ठीक है, आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा, AB की वैल्यू 3 आ जाएगा, 3 के रेशियो में आ जाएगा। अब देखो उन्हीं का परिमाप 48 है बोल दिया, तो परिमाप 48 से मतलब आप बाहरी भुजाओं को आपस में जोड़ सकते हो, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 4 9, 9 और 3 12, 12x बराबर 48, वहीं से x बराबर आप लिखोगे तो 4। ठीक है, तो x बराबर जब 4 होगा तो आप उस त्रिभुज की भुजाओं को लिख सकते हैं, जैसे 3 चौक 12 और 4 चौक कितना 16 और 5 चौक कितना 20, तो 12 16 और 20। इसी के थ्रू यदि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लिखते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, आप यहां से इक्वेट कर सकते हो, तो 12 8 96, आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो 96 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तो कुछ क्वेश्चन और थे, जैसे घासलेट टीन का 3/5वां भाग भरा हुआ है, यदि इनमें से 6 बोतल तेल निकाला गया और 3 बोतल तेल पुनः डाला गया तो टीन आधा भर जाता है। देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें जो बोला गया ना, आप उसको क्लियर करिए। एक टीन का आपके पास क्या है, डिब्बा है, ठीक है, सपोज इस टीन की क्षमता हम लोग मान लेते हैं पहले कि यदि टीन जो है वो पूरा भरा होगा, तो टीन पूरा भरा होगा तो उसमें, ठीक है, यदि लीटर में है तो लीटर मान लेना, भाग में तो भाग मान लेना। ठीक है, तो x भाग या x लीटर जो है इस टीन की क्षमता है, कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो पहले देखो उसमें लिखा कि 3/5 भाग भरा हुआ है, तो आप लिख सकते हो भरा भाग
तो ये क्या हो जाएगा जी 3/5 और किसका है x का, लिख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला यदि इनमें से 6 बोतल तेल निकाल दिया जाए, देखो यहां से वो क्या किया, तो 6 बोतल निकाल रहा है, तो 6 बोतल निकाला गया, तो शेष मात्रा भरा गया था 3x/5, 6 निकाल लिया गया इसलिए -6। क्वेश्चन में फिर बोला देखो कि 3 बोतल तेल पुनः डाला गया, तो जब 3 बोतल तेल डाला गया तो ये उसमें जुड़ जाएगा, आप उसको लिख सकते हो। तो 3x/5 -6 और प्लस कितना 3, ठीक है। इसके उपरांत क्या लिखा गया, तो 3 आधा भर जाता है, 3 आधा भर जाता है मतलब यदि x भाग उसका पूरा भाग होगा तो आधा भाग कितना लिखेंगे x/2 कर सकते हैं। अब इसको आप इक्वेट करोगे तो देखो ये x/2 है, इसको x की तरफ ले आते हैं और इन दोनों को दूसरी तरफ, -6 से +3 तो ये -3 हो जाता है और -3 इधर आने के बाद तो आप लिख सकते हो +3। वहीं दूसरी तरफ 3x/5 -x/2 दोनों का एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 से 6x, 5 का 1x से 5x = 3, 6 में 5 तो x और 10 × 3 आप लिख सकते हो 30, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 30, या तो आप भाग लिखो या फिर आप लीटर लिखो। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार फिर से ट्राई करके देखेंगे। यदि कॉफी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो गृहिणी कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे उसको कोई अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में भी आप बेस मान लेना 100 को, कि पहले गृहिणी, ठीक है, जो भी 100 रुपए खर्च करती थी या 100 भाग खपत करती थी, अब उसमें क्या बोला गया 10% का इजाफा हो गया, तो 100 से बढ़कर कितना हो गया 110। अब उसी को बोला गया कि अपना खर्च कम करे, तो देखो 100 से 10% बढ़ा 110 हो गया, तो यहां पे यदि हम लोग लिखें तो खर्च में कमी पहले तो उसको 10 रुपए की करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 10% बढ़ा रही है तो 10 रुपए बढ़ गया था, इसीलिए 10 रुपए की कमी करी। अब कितने में से कमी करी, तो जो बढ़ी हुई राशि है या प्रारंभिक मूल्य आप जिसको लिखते हो इनटू क्या हो जाएगा जी 100, 1 0 कैंसिल, आपको मिल गया 100/11, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 9 सही 1/11, ठीक है, 11 निया 99 और 1 100, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 सही 1/11। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन देखे ये सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे फिर एक क्वेश्चन था कि किसी लकड़ी के बंद डिब्बे का बाहरी माप 45 सेंटीमीटर क्रॉस 32 सेंटीमीटर क्रॉस 28 सेंटीमीटर है। तो पहले तो आप ऐसा एक बंद डिब्बा, ठीक है, कंसीडर कर लें। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक घनाभ की आकृति से रिलेटेड होते हैं। अब यहां पे बोला गया कि इनका जो डायमेंशन है वो क्या क्या है देख लो, तो ये 45 है, ठीक, ये कितना हो जाएगा फिर 32 है और ये 28 है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि ये बंद है, मतलब ऊपर का भाग भी ढका होगा और नीचे का भाग भी ढका होगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करें, इसमें लिखा गया कि यदि डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है, मतलब यहां पे एक इसकी थिकनेस होगी, मोटाई होगी, तो आप जब देखोगे आपको सभी तरफ एक प्रॉपर मोटाई का लकड़ी देखने को मिलेगा जो कि इस बाहरी डायमेंशन का, ठीक है, क्लियर रखिएगा, इस बाहरी डायमेंशन का जो भी चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचाई है, उन सब में कमी कर देगी। और कितने की कमी करेगी, तो दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर, इसका मतलब हर लेंथ 2-2 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या क्या होगा, पहले आप उसको क्लियर करना। तो 32 वाला कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हो 30, 28 वाला कितना हो जाएगा 26 और 45 वाला कितना हो जाएगा 43। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऊपर भी 1 सेंटीमीटर, नीचे भी 1 सेंटीमीटर, हर तरफ से वो क्या था 1-1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना हुआ है, इसलिए उसका जो टोटल लेंथ होता है, हाइट होता है, विड्थ होता है, उन सभी में 2-2 की कमी आती है, ठीक है। तो यहां से हम लोग के पास डायमेंशन मिल गया आयतन के लिए 30, 26 और कितना 43। तो आप आंतरिक भाग का आयतन जब निकालोगे तो इन्हीं तीनों का गुणनफल होगा, और इन तीनों का गुणनफल यदि हम लोग देखते हैं तो आप सॉल्व करके देखिएगा 33,540 घन सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। एक बार आप ट्राई करेंगे। आगे देखिए तो 87, यदि 7 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक, प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, तो 4 महिलाएं 5 बच्चों के साथ कितने पुरुष प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में पूरा करेंगे। तो ये अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, एक होता है MDH और एक होता है जो आप एफिशिएंसी या वर्क डन लिखते हो, ठीक है, कार्य क्षमता, आप वहां से बना सकते हो। यदि हम लोग बात करें इस क्वेश्चन का, देखिए यदि मैं 7 पुरुष से काम कराऊं तो 24 दिन लगेगा, 8 महिलाओं से काम कराऊं तो 24 दिन लगेगा, और 10 बच्चों से भी काम कराऊं तो 24 दिन। मतलब यदि मैं एक पुरुष की कार्य क्षमता लिखता हूं, ठीक है, और 9 घंटे यदि वो काम करते हैं तो एक पुरुष का क्या होगा, पहले आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा, 4 महिला एवं 5 बच्चों के साथ कितने पुरुष, मैं मान रहा हूं X पुरुष। तो यदि एक पुरुष की कार्य क्षमता की बात करें तो 24 दिन में कर रहा है, नीचे 24 हो गया, प्रतिदिन 9 घंटे तो नीचे 9 हो गया, और 7 पुरुष का इतना है तो इसीलिए एक पुरुष का 1/, करके हो जाएगा। यहां पे कितने पुरुष काम करेंगे, तो X पुरुष, ध्यान दीजिएगा ये X पुरुष की कार्य क्षमता होगी,
ठीक है। अगला जैसे आप लिखोगे तो देखो महिलाओं को लिखा हुआ है, कितनी महिलाएं हैं 4, तो यहां पे हम लोग 4 लिख दिए। और इन 4 महिलाओं की कार्य क्षमता पहले तो 24, 9 और फिर कितनी थी 8, इसको 8 लिख दिए। प्लस यहां से आप देखोगे तो 5 बच्चे हैं, ये 5 बच्चे लिख लिए। ठीक, इनकी कार्य क्षमता तो पहले 24 फिर 9 और फिर आप लिखोगे तो ये 10 थे। ठीक है, ऐसा कुछ मिल गया। और यही सब मिल करके उस कार्य को देखो कितने दिन में समाप्त करते हैं, तो आप लिख सकते हो 18 दिन में। और कितने घंटे, तो 6 घंटे। ये ऐसा हो जाएगा और ये आपका प्रॉपर इक्वेशन बनेगा यदि आप कार्य क्षमता से सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, यहां से देखो कॉमन क्या क्या आ जाएगा, तो पहले वाले में 1 बाई आप लिख सकते हो 24 इंटू 9। ठीक, यहां पे क्या बचेगा, तो x बाई 7 प्लस यहां से भी बाहर आ चुका है 4 दूनी 8, ये बाहर आ गए हैं, कॉमन आ गए हैं। ठीक है, तो ये 1/2 बचा। प्लस यहां भी क्या हो जाएगा, तो 1/2 और इधर क्या है, तो 1 बाई 18 इंटू 6। देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x बाई 7 प्लस 1 हो जाएगा और ये नीचे की वैल्यूज ऊपर चले जाएंगी, तो 24 गुणित 9 बटे 18 गुणित 6। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या होगा, तो नीचे से 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो x प्लस 7 इक्वल्स टू यदि मैं करूं इस तरफ 2 है -1 मतलब 1 हो गया और x की वैल्यू यदि हम लोग लिखें तो कितना हो गया 7। आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 पुरुष। ठीक है, एक बार आप सॉल्व करना, ये कार्य क्षमता को बतलाता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन और दिए गए, जैसे एक दुकानदार एक किताब पर छपे हुए दाम पर 10% छूट। देखो 10% छूट मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिलेट हो गया अंकित मूल्य से और इसके बाद भी उसको क्या होता है, लाभ होता है। तो किताब के क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो ये आज तक एक ही एग्जाम में पूछा गया है, जो सीपी है और अंकित मूल्य है। ठीक है, दोनों के बीच में अनुपात। तो इनका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिख लो छपा हुआ मूल्य या अंकित मूल्य। आप लिख सकते हो 100 माइनस छूट प्रतिशत और बटे में कितना 100। लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100, 100 और 100 कैंसिल। आपको पूछा है सीपी बाई जो भी छपा हुआ मूल्य या फिर उसी को हम लोग क्या लिखते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, दूसरी तरफ 100 माइनस छूट, देखो छूट 10% का है, 100 से घटेगा 90, 12% का लाभ है, आप इसको लिख सकते हो 112। यदि हम लोग इसको इक्वेट करें, ठीक, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 45 बार और ये कितना 56 बार। आपका आंसर हो जाएगा 45 रेशियो कितना 56। ठीक है, तो ये आंसर था। अब देखो अगले क्वेश्चन में लिखा कि बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि आयतन जो है वो अपरिवर्तित रहे। तो पहले तो एक बेलन आप कंसीडर कर लो। ठीक है, इसका रेडियस r, इसका हाइट क्या होगा h, इस कंडीशन में इसका आयतन होगा पाई r स्क्वायर h, लिख सकते हैं। अब उसके बाद बोला गया कि आप दोगुनी क्या कर दो, उसकी रेडियस को कर दो, तो ये कुछ दोगुनी हो गया। हाइट को अभी हम लोग को नहीं पता, ठीक, इसको हम लोग 2r लिख दिए और इस हाइट को सपोज कंसीडर कर लिए कैपिटल H, कर सकते हैं। अब देखो इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन जब इसके लिए हम लोग लिखेंगे पाई का पाई, r के जगह में आप लिखोगे 2r स्क्वायर और h के जगह में h। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 4 पाई r स्क्वायर और h, ये दोनों आपस में समान है बोला गया, तो दोनों आपस में समान होंगे तो पाई r स्क्वायर h इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर h। पाई पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, तो h इक्वल्स टू लिख सकते हो आप स्मॉल h बाई 4। और यहीं से हम लोग यदि रिलेट करें इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रारंभिक ऊंचाई का 1/4। और यदि आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इंटू क्या कर दो 100 कर दो, और इंटू 100 करेंगे तो आप वहां से कंपेयर कर सकते हैं कि वो 25% के इक्वल होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप करके देखिएगा इसको। फिर देखिए लास्ट में ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा यदि उसकी भुजाएं 7, 5 और 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें हम लोग 2 थ्योरम पढ़ते हैं ना, एक कॉस और दूसरा साइन। तो जब आपको तीनों भुजाएं दी होती हैं तब आप कॉस की बात करते हैं। ठीक है, कॉस का रूल यूज करते हैं। जैसे यहां पे आप लिखोगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सपोज ए बी और क्या लिख लिए सी। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पे होगा क्या, जैसे मान लो मैं ए बी को ले लिया कि ये कितना है 7 है, ठीक है, बी सी को ले लिया ये कितना है तो 5 लिखा हुआ है, और ए सी को ले लिया 3। तो याद रखिएगा जैसे आप इसको लिखोगे ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, ठीक है, और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। अब फिर से हम लोग यदि इक्वेट करते हैं तो इस कोण की वैल्यू सी लिखते हैं, और ध्यान रखिएगा त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा की सम्मुख कोण जो होती है वो बड़ी कोण होती है। यहां से यदि हम लोग इसके कोण की वैल्यू निकालना चाहें, जो सबसे बड़ी कोण है इसको लिखते हैं cos c। ठीक, सी क्यों लिखा, क्योंकि इस कोण को मैं कितना मान लिया सी, कर सकते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला बनता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, अब ऐसा लिखोगे, जो बड़ी भुजा होगी वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी और बाकी दोनों का सम हो जाएगा। तो आप लिखोगे इसको 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा cos c। तो ये आपको मिलेगा क्या क्या, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा।
तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस क्या हो जाएगा 49, और बटे में हम लोग लिखेंगे 30। तो ये क्या था कॉस सी, और कॉस सी बराबर यदि मैं लिखूं, ऊपर को मैं इक्वेट करूंगा -15 और नीचे को 30। तो यहां से कॉस सी बराबर आप इसको लिख सकते हो, ये -1/2 होगा, और -1/2 के लिए यदि हम लोग इक्वेट करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप सी इक्वल्स टू लिखना चाहते हो तो कॉस इनवर्स लिखते हैं, ये -1/2 होगा, और इसी को जब आप लिखोगे तो सी बराबर, आप बस इतना क्लियर रखना, इनवर्स वगैरह यदि आप नहीं जानते कोई बात नहीं, ठीक है, यहां से कॉस कॉस कैंसिल, सी की वैल्यू 120 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ पे क्लियर रखना कॉस सी बराबर -1/2 है, तो ये जो -1/2 होता है वो कॉस के लिए 120 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप आंसर ले सकते हो कितना, 120 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका 2016 में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण था, ठीक। एक बार आप अपने से बना करके देखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।